नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ई क्लासेज पे। और आज हम शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट दोनों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो आज हम शुरुआत करते हैं पशुपालन विज्ञान के कुछ सामान्य परिचय से। ठीक है, सबसे पहले देखो पशुधन विकास, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, बाद में आप नोट करेंगे। स्वतंत्रता के समय यानी 1950-51 में भारत में दूध उत्पादन क्षमता कितनी थी, यानी भारत का जो दूध उत्पादन था वो 1950-51 में पहली जो पशु गणना हुई थी उस समय कितना था, 17 मिलियन टन था। ठीक है, 17 मिलियन था उस समय। 1950-51 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता से समझते हो आप लोग कि हमें प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध मिलना चाहिए, यानी हमें एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए। तो वो कितनी थी, 124 ग्राम प्रति व्यक्ति, है ना। यानी एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर कितना दूध मिलता था, 124 ग्राम। जबकि न्यूनतम दूध की आवश्यकता कितनी होती है, 220 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि उस समय क्या था, जितनी आवश्यकता होती है उससे दूध उत्पादन क्या था, बहुत कम था। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम नई नई किस्मों का विकास करेंगे। आपस में अलग अलग जो किस्में हैं पशुओं की उनको क्रॉस करवाएंगे, उससे नई किस्में उत्पन्न होंगी और उनसे क्या होगा, फिर दूध उत्पादन बढ़ेगा। अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गाय हैं होलिस्टन है, जर्सी है, या जो अमेरिकन किस्में हैं वो नस्लें 40-40 लीटर 50-50 लीटर तक दूध देती है ना। यहाँ तक कि 66 लीटर दूध भी होलिस्टन फ्रीजियन का अपने रिकॉर्ड किया गया है भारत में। उनका विकास कैसे हुआ, पहले ऐसी गाय नहीं थी, पहले अपने बिल्कुल सिंपल देसी जो नस्लें हैं वही हुआ करती थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे पशुपालन का विकास हुआ, कैसे हमें जो जितनी आवश्यकता थी, जितना दूध चाहिए था उसका हम जो आवश्यकता थी उस तक पहुंचे। चलो अब देखो, न्यूनतम दूध की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए, 220 ग्राम। जबकि 1950-51 में कितना था, 124 ग्राम, यानी लगभग 100 ग्राम के आसपास कम था। अब देखो ग्राम मूल ग्राम योजना, अब कुछ योजनाएं चली गई इसी को बढ़ाने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि सभी को 220 ग्राम दूध मिले। इसके लिए योजनाएं चलाई गई, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मूल ग्राम योजना जिसको बोलते हैं की विलेज स्कीम, ये कब चलाई गई भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पशुओं के 4वीं विकास हेतु प्रारंभ की गई। इसको चलाने का जो उद्देश्य था वो क्या है अपना, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसके अंदर पशुओं के चहुमुखी विकास हेतु प्रारंभ की गई। चहुमुखी का मतलब होता है हर तरफ से, यानी पशुओं का उत्पादन भी बढ़ाना है, अच्छी वैरायटी तैयार करना है, हर तरीके से जो पशु बोझा ढोने वाली नस्लें होती हैं, ऐसे बैल या बछड़े विकसित करना जिनसे क्या हो, उनकी क्षमता कार्य करने की ज़्यादा हो। चलो भाई आगे देखो, ये नोट कर लो, एक बार उतारो कॉपी में, नोट करो, सभी नोट करेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या साथ साथ नोट उतार लो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो पेंडिंग काम हम छोड़ते हैं वो फिर अधूरा ही रहता है। टाइम लगेगा तो एक बार ऐसे कर लो, या तो इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, है ना। उतारो जल्दी, कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास। पशुपालन जो है, नोट करते रहो आप साथ साथ, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। बहुत मुख्य सब्जेक्ट है, जेट के और सुपरवाइजर दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, ढंग से डेली इसको अगर 1 घंटा दोगे आप, तो आराम से इसमें आपके क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होंगे।
बहुत इजी है भाई, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है पशुपालन के अंदर, सबसे इजी सब्जेक्ट है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े, चलो। अब देखो अगली जो स्कीम है सघन पशु विकास कार्यक्रम, इसकी आपको सन याद रखनी है कि कब इसको कार्यक्रम को शुरुआत कब किया गया, 1960-65 में ये चलाया गया। ठीक है, सघन पशु विकास कार्यक्रम का मतलब है कि कैसे पशुओं की संख्या को बढ़ाया जाए, कि थोड़े क्षेत्र के अंदर कैसे पशुओं को अधिक से अधिक पशुओं को पाला जाए, उनकी संख्या बढ़ाना। सघन और इसका विलोम होता है, हिंदी की हम बात करें तो विरल। विरल का मतलब होता है छितरा हुआ यानी फैला हुआ। सघन का मतलब होता है गहरा। जैसे अपने एग्रीकल्चर में एक शब्द यूज करते हैं कि सघन कृषि। सघन कृषि का मतलब होता है एक ही भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा लगातार खेती लेना। फिर उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हैं, इसकी सन याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये कब चलाया गया, 1964-65 में। अगर इसको सीरियल से याद रखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। सघन पशु विकास कार्यक्रम 1960-65, उससे नेक्स्ट जो है वो आप 65 से 65 याद रख लेना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट करो। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कुछ है मैं आपको स्टार लगा के दे रहा हूं। राष्ट्रीय डेयरी निगम 1970, और इसका उद्देश्य क्या था, श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति नाम सुना है? श्वेत क्रांति के जनक क्वेश्चन यहां से बनता है कई बार कि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन थे। तो इसका लिखो आप डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको श्वेत क्रांति का पिता या श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। साइड में कहीं नोट कर लो, ऐसे ही अपने क्वेश्चन यहां से बनता है कि हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति आपने शब्द सुना होगा, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे दो नाम होते हैं। एक तो होता है कि हरित क्रांति के जनक विश्व में, अगर हम विश्व की बात करें, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में अपना जो है, विश्व की बात करें यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। और अगर भारत में बात करें, हरित क्रांति भारत की बात करें तो, भारत की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट आता है कि श्वेत क्रांति के कुछ चरण थे, ये ना 3 चरणों में श्वेत क्रांति संपूर्ण हुई थी। तो पहला चरण है 1970 से 1978, 1970 से 1978 तक पहला चरण।
दूसरा चरण है 1978 से 1985, यानी 1978 से 1985 तक, नोट कर लो साथ साथ। और तीसरा जो चरण है वो 1985 से 1995 तक। इसमें ध्यान देंगे आप कि पहले याद रख लेना 1970 से 1978, फिर इसको यहां से शुरू कर दो 78 से 85, फिर इसको यहां से शुरू कर दो 85 से 95 तक। वेरी सिंपल, याद हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। अब कुछ योजनाएं हैं जो गैर ऑपरेशन फ्लड योजनाएं हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई विशेष ऑपरेशन नहीं चलाया गया था, है ना। वो ऊपर वाली जो थी ऑपरेशन फ्लड योजनाएं थी, अब ये है गैर ऑपरेशन फ्लड योजना। 2001 में, सन 2001 में केंद्रीय अनुदान पर देश के 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कई बार कि गैर ऑपरेशन फ्लड जो योजनाएं हैं वो या तो कब शुरू की गई, तो उसका क्या हो जाएगा 2001 में, और कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई। तो इसमें आपको याद रखना 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जितने भी थे सभी में ये लागू की गई। अब जो है अपना इंपॉर्टेंट चीज यहां आप नोट करेंगे, हाँ ये देखो यहां तक हो गया। प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म 1889, 1300 गलत हो गया इसमें, 1889 में अंग्रेजों द्वारा इलाहाबाद में स्थापित की गई थी, क्योंकि उस समय किसका शासन था अपने देश में, अंग्रेजों का था। तो जिसका शासन था वही करेंगे, अंग्रेजों द्वारा 1889 में इलाहाबाद में। अब देखो आगे, इंडो स्विस योजना 1961, इंडो जर्मन परियोजना 1974-75, इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना ये भी सेम ही डेट है 1974-75। यहां तक नोट हो गया, आगे चले, चलो भाई। अब देखो ये तो वही बात आ गई, इसमें थोड़ा यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना भाई, ध्यान देना, गलती कहीं भी नहीं होनी चाहिए, आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक और भी टेक्निकल इश्यू कहीं हो सकता है। चलो अब देखो, प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म 1889 में अंग्रेजों द्वारा इलाहाबाद में स्थापित की गई। इंडो स्विस योजना 1961, इंडो जर्मन 1974-75, इंडो ऑस्ट्रेलियन 1974-75। इन तीनों योजनाओं का उद्देश्य, अब इनका उद्देश्य क्या था, देखो इन तीनों योजनाओं का उद्देश्य जो था वो विभिन्न किस्मों के विदेशी सांडों के संकरण से, यानी अलग अलग किस्मों के सांडों के संकरण से जो किस्में तैयार की गई, नई जो नस्लें बनाई गई, वो क्या भारतीय इन्वायरमेंट के अंदर रहने में सक्षम है, क्या वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगी, ये चीज़ें पता करने के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी। संकरण से उत्पन्न पशुओं की उत्पादन क्षमता का अध्ययन करना व वातावरण के प्रति सहनशीलता रखने वाली उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें तैयार करना। यानी जो नस्लें अपने यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, जो वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग जो अच्छा उत्पादन देंगी, रोग बीमारियों से मुक्त रहेंगी, उन्हीं किस्मों का चयन करना, ऐसी किस्में तैयार करना जो बीमार नहीं हो और अधिक उत्पादन दें।